नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप सभी के लिए निश्चित ही रूप से एक सारांश होगा जो कि एनसीईआरटी का होगा, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे 13 चैप्टर का, जो कि क्लास 8 से संबंधित होगा। एनसीईआरटी क्लास 8 से संबंधित विज्ञान होगा, जिसमें हम 13 चैप्टर में देखेंगे कि कौन कौन से चीज, जो कौन कौन से फैक्ट दिए हुए हैं, उन सभी फैक्टों को तफसील से जानेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे जो 13वां चैप्टर का नाम देख सकते हैं, अब ध्वनि है, जिसे साउंड भी आप कहते हैं। तो साउंड चैप्टर आपको 9th क्लास में भी देखने को मिलता है और 8 क्लास में भी, 8 क्लास में भी आपको ध्वनि के चैप्टर आपको मिलेंगे। यहाँ से जानेंगे तो इसके प्रमुख शब्द इस चैप्टर के अंतर्गत आता है आयाम, श्रव्य, कर्णपटह, हर्ट्ज, कंठ, प्रबलता, शोर, दोलन, तारत्व, आवर्तकाल, तीक्ष्णता, कंपन, वाक यंत्र और श्वसन नली। इन सभी शब्दों के बारे में, सभी प्रमुख शब्दों के बारे में अच्छे तरीके से इस चैप्टर के अंतर्गत हमें समझने को मिलेगा। और साथ ही इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आने की संभावना होती है, उस क्वेश्चन को भी हम देखने वाले हैं। यहाँ पर आपके स्क्रीन पे कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जिसमें पूछा जा रहा है आपसे कि क्या आप जानते हैं इस विषय के बारे में, इस चीज के बारे में। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो चित्र है आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, यह गोलकुंडा का किला है। उसके पहले आपको बताना चाहूंगा, इस प्रकार के जो प्रश्न है कई बार एग्जामिनेशन में आते हैं कि एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल एवं आवृत्ति कितनी होगी? या फिर एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत की दर से कंपित करने की ध्वनि उत्पन्न करता है, तो इसका आवर्तकाल कितना होगा? इन सभी इसी प्रकार के प्रश्न और इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। पहले हम इन सभी फैक्टों के देख लेंगे, इस वीडियो के, इस चैप्टर के जो जितने भी सारे फैक्ट होंगे उन सभी को देख लेंगे। उससे पहले हम देखेंगे गोलकुंडा किला के बारे में। गोलकुंडा किला के बारे में यहाँ पर बताया कि भारत के हैदराबाद के निकट गोलकुंडा नामक एक भव्य किला है। यह जो किला है वह हैदराबाद में है, ध्यान रखेंगे, और यह जो तेलंगाना में पड़ता है अभी। तो यह बहुत सी इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी तथा वास्तु आर्किटेक्चरल, वास्तु जो शास्त्र होते हैं वो आर्किटेक्चरल होते हैं, अजूबों के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रदाय व्यवस्था में से एक अजूबा है। और परंतु आप देखेंगे, परंतु कदाचित सबसे अधिक आश्चर्यचकित अजूबा किले के निकास जो द्वार के पास स्थित एक गुंबद है, उसको आपको देखने में लगेगा। यहाँ पर इस वस्तु के नीचे एक निश्चित बिंदु पर हाथों की तालियां से उत्पन्न ध्वनि अनुरंधित होती है, यानी गूंजती है, जिसे लगभग 1 किलोमीटर की दूर के शीर्ष बिंदु पर स्थित किसी भी स्थान पर सुना जा सकता है। इसकी संरचना एक चेतावनी प्रणाली के रूप में की गई थी। यदि कोई सुरक्षाकर्मी किले के बाहर कोई रहस्यमय हलचल देखता था, तो गुंबद के अंदर एक निश्चित बिंदु पर तालियां बजाता था तथा किले के भीतर की फौज जो है कि संभावित खतरे को समझ जाती थी। यानी गोलकुंडा किला में एक ऐसा प्रकार का जो निकास द्वार है, उसके बगल में आपको एक ऐसा गुंबद है, उस गुंबद के अंदर जाकर के उस स्थान पर जब ताली बजाता है तो निश्चित रूप से सभी पूरे महल में उसका जो साउंड है सुनाई देता है। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है ध्वनि के रूप में। तो यह गोलकुंडा किला के बारे में है था। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे और फैक्ट देखने के लिए यहाँ पर देखेंगे कि किसी वस्तु की अपनी मध्य स्थिति के इधर उधर या फिर आगे पीछे होने वाली गति क्या कहलाती है? कंपन कहलाती है। यानी कि किसी वस्तु के मध्य स्थिति से इधर उधर या फिर आगे पीछे होने की जो गति होती है वह कंपन कहलाती है। मानव में ध्वनि वाक यंत्र जो होता है वह कंठ होता है, यानी कि मानव में ध्वनि वाक यंत्र अथवा जो है कंठ कह सकते हैं, आप उसे कंठ कहते हैं, द्वारा उत्पन्न होता है। अपनी अंगुलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। यानी कुछ खाना खाते हैं हम तो वह जो चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग क्या कहलाता है? तो वाक यंत्र कहलाता है। ध्यान रखेंगे, पुरुषों की वाक तंतुओं की लंबाई जो होती है वह 20 mm होती है, 20 मिलीमीटर होती है। महिलाओं में यह जो होती है 5 mm होती है। यह जो वाक यंत्र होता है हम लोग के गर्दन में, कंठ में, वह जो चलते हुए प्रतीत होता है
वह क्या होता है, तो महिला में 5 mm का होता है और पुरुषों में 20 mm का होता है, यानी कि महिला में छोटे होते हैं पुरुष के अपेक्षा। बच्चों में वाक्यंत्र तंतु बहुत छोटे होते हैं, यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों के वाक ध्वनियां भिन्न भिन्न होती है। उसके जो वाक ध्वनि की जो मतलब फ्रीक्वेंसी है वह भिन्न भिन्न आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, कान की बाहरी भाग की आकृति कीप या फिर फनल जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक प्रकार की नालिका से गुजरती है, जिससे सिर पर एक पतली झिल्ली दृढ़ता से तनित होता है। इस कर्ण पटह, इसे जो है क्या कहते हैं, तो कर्ण पटह कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ईयर ड्रम भी आप कह सकते हैं इसे, कर्ण पटह को ईयर ड्रम भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और जानकारी देखेंगे तो यहाँ पर आपको पीडीएफ प्राप्त करने की जानकारी मिलेगा और यहाँ से आप इस जो पीडीएफ अभी आप पढ़ रहे हैं उसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य सी प्राइस रखा गया है, इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं क्यूआर कोड के माध्यम से और इस नंबर पे पेमेंट स्लिप भेजेंगे। निश्चित रूप से आपको A4 साइज में प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे हाई क्वालिटी में, जिसे आप प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और जानकारी देखेंगे यहाँ से कि कर्ण पटह एक तनित रबर की सीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्ण पटह को कंपित करते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, इस चित्र में यहाँ पर। और उसके बाद देख सकते हैं कर्ण पटह कंपनों का आंतर कर्ण, यानी कि जो कर्ण पटह होता है उस कर्ण पटह के कंपनों के जो आंतर कर्ण जो होता है, मतलब इनर ईयर होता है, यानी अंदर का मतलब अंदर का जो कान होता है, कर्ण होता है, आंतर कर्ण जो होता है तक भेज देता है। वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। जो ध्वनि की हम किस प्रकार से सुनते हैं उसकी जो है कि यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद देखें तो हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है और इस गति को दोलन गति भी हम कहते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है आपका, प्रति सेकंड होने वाले दोलन की संख्या को दोलन आवृत्ति कहते हैं। यानी कि प्रति सेकंड, एक सेकंड में जितने बार दोलन होगा, जो संख्या होगा, जितनी बार दोलन की संख्या होगी वह दोलन की आवृत्ति कहलाएगी। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। देखेंगे यहाँ पर HZ से इसे सूचित किया जाता है और एक हर्ट्ज आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होता है। ध्यान रखेंगे, एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होता है। नेक्स्ट जो फैक्ट है, आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। आयाम और आवृत्ति, किसी भी ध्वनि में यह दो महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं। इसी दोनों के मतलब जो स्तर पर जो है कि हम माप सकते हैं कि ध्वनि किस प्रकार से है या समझ सकते हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ पर इसे कर्ण पटह कहा जाता है। मानव कर्ण का जो कुछ इंटरनल फिगर दिया गया है उसको आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा एक नया फैक्ट, जिसमें कहता है ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। ध्वनि की जो प्रबलता होता है, जो ध्वनि की जो इंटेंसिटी होती है, साउंड की जो इंटेंसिटी होती है, उसे उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम, जो कंपनों के आयाम होंगे उसके वर्ग के समानुपाती होता है। उदाहरण के लिए आप जान सकते हैं कि यदि आयाम दुगुना हो जाए तो प्रबलता जो है कि 4 गुणक से बढ़ जाता है, यानी 4 गुना हो जाता है। यानी आयाम उसका अगर दुगुना हो जाता है किसी भी ध्वनि का, तो उसका जो प्रबलता है, फ्रीक्वेंसी है, वह आपका 4 गुना बढ़ जाता है। प्रबलता को डेसिबल में नापते हैं। ध्वनि की जो प्रबलता होती है उसको हम डेसिबल में नापते हैं, जिसे छोटा d और बड़ा B से सूचित करते हैं। और इसमें कुछ ध्वनि के डेसिबल में माप दिया गया है, यानी कि सामान्य श्वास का जो डेसिबल है वह 10 डेसिबल होता है, मंद फुसफुसाहट का 30 डेसिबल, सामान्य बातचीत का आप देखेंगे तो 60 डेसिबल होता है, व्यस्त यातायात या फिर 17 डेसिबल होता है। औसत फैक्ट्री का जो है कि डेसिबल होता है 80 डेसिबल और 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर कहलाता है। प्रबल शोर जो है कि शरीर के लिए कष्टदायक होता है, यानी कि 80 डेसिबल से ज्यादा पर कोई भी ध्वनि प्रसारित हो रहा है तो निश्चित रूप से आपके शरीर के लिए यह कष्टदायक होगा। आगे बढ़ेंगे तो ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करता है। ध्वनि की जो प्रबलता होती है उसके आयाम, उस ध्वनि के आयाम पर निर्भर करता है। ध्यान रखेंगे।
अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे कि आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या फिर तारत्व को निर्धारित करता है। आवृत्ति जो होता है ध्वनि की तीक्ष्णता और तारत्व को निर्धारित करता है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। अगर कंपन की आवृत्ति अधिक होगी तो ध्वनि की जो प्रकृति होगी वो किस प्रकार की होगी, तो तीखी होगी यानी कड़क होगा। तो यदि कंपन की आवृत्ति कम हो तो हम कह सकते हैं ध्वनि का तारत्व कम है, ध्वनि का तारत्व कम है। तथ्य यह है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड यानी कि 20 कंपन प्रति सेकंड यानी 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को मानव का कान सुन नहीं सकता है। यानी कि 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले जो भी ध्वनि होंगे मानव का जो कान है उसको सुन नहीं सकता है। यह कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से अधिक 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियां मानव का कान द्वारा संसूचित नहीं किया जा सकता। ऐसी ध्वनियां को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि जो मानव के कान द्वारा संसूचित नहीं किया जा सकता उसे कह सकते हैं हम अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ध्यान रखेंगे 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि के जो है कि हम लोग सुन नहीं सकते हैं। उसके बाद देखेंगे उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड यानी 20 किलो हर्ज यानी 20,000 कंपन 20 किलो हर्ज, आप जान सकते हैं इसको 20,000 कंपन प्रति सेकंड को हम 20 किलो हर्ज कहते हैं। 20 किलो हर्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियां भी मानव के कान द्वारा संसूचित नहीं किया जा सकता। यानी 20 हर्ज से लेकर के और 20 हर्ज से कम आवृत्ति नहीं सुन सकते हैं हम लोग, और 20 किलो हर्ट्ज से भी अधिक के आवृत्ति को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि देख सकते हैं कि अतः मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास या फिर रेंज आप देखें तो मानव कानों के जो श्रव्य की प्रकृति का जो श्रव्य की जो आवृत्ति का परास है, रेंज है, वह 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। तो इस बीच के जितने भी साउंड होंगे उसी को हम लोग सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के, जिसका अर्थ यह है कि हम केवल 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले ध्वनि को ही सुन सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ ध्वनियां 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियां को भी सुन सकते हैं। कुछ जंतु जो है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनियां को भी सुन सकते हैं। कुत्ते की यह क्षमता है, कुत्ते में यह क्षमता है कि पुलिस कर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाले सीटियों का उपयोग करते हैं जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुन पाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट चलेंगे जाने माने प्रसव्य ध्वनि। जाने माने प्रसव्य ध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड उपकरण को चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग किया जा सकता है। और जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करता है। यानी कि अल्ट्रासाउंड जो होता है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करता है। अगला जो है कि इस प्रकार से सारांश यह दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर इसी चैप्टर का सारांश यहाँ पर फर्स्ट नंबर में कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है कि मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि किसी माध्यम यानी कि ध्वनि किसी माध्यम जैसे कि गैस, द्रव, ठोस में संचारित होती है, यह निर्वात में संचारित नहीं होती है। अगला है कि कर्णपटह ध्वनि के कंपनों के अनुभव करते हैं। यह इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेज देते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं श्रवण कहते हैं। अगला है कि प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या फिर कंपनों की जो संख्या है दोलनों की आवृत्ति कहलाती है। दोलन की आवृत्ति कहलाती है। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या फिर कंपनों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को हर्ट्ज कहते हैं। हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है HZ से। और देख सकते हैं कंपन का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही प्रबल होगी। कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व क्या होता है, तो अधिक होता है और ध्वनि अधिक तीक्ष्ण हो जाती है। कंपन जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी तीक्ष्ण हो जाएगी। अप्रिय ध्वनि शोर कहलाता है और अत्यधिक या फिर अवांछित ध्वनियां ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है। ध्वनि प्रदूषण मानवों के लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर देता है। अगला है कि ध्वनि प्रदूषण की न्यूनतम करने का प्रयास करना चाहिए। ये तो बात
मौलिक अधिकार हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो सड़क के किनारे तथा अन्य स्थानों पर पेड़ लगाने से ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। सड़क के किनारे पर जब ध्वनि होते हैं जो गाड़ियों के माध्यम से, वाहनों के माध्यम से, उसको हम पेड़ लगा करके सड़क के बगल में उसको हम कम कर सकते हैं। इस बात को यहाँ पर बताया गया है। फिलहाल आप देखेंगे इस वीडियो में अगले स्लाइड में, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको हम करते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर वाला एमसीक्यू देख लेंगे। तो ध्वनि संचारित हो सकती है तो केवल वायु या फिर गैस में, केवल ठोस में, केवल द्रवों में। तो यह जो है ध्वनि ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में संचारित हो सकता है, बल्कि जो है कि निर्वात में संचारित नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति निम्नतम होने की संभावना है? तो देख सकते हैं किसकी वाक् ध्वनि की, तो छोटी जो लड़की होगी उसकी ध्वनि की आवृत्ति जो होगी बहुत ही निम्न होने की संभावना है। उसके बाद देखेंगे तो कुछ ट्रू फॉल्स यहाँ पर दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती है, बिल्कुल सही है। किसी कंपित वस्तुओं के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसके आवर्तकाल कहते हैं, यह गलत है। किसी कंपित वस्तुओं के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या के इसका आवर्तकाल नहीं कहते हैं। यह जो प्रति सेकंड जो है यह आवृत्ति कहलाता है, जो यहाँ पर कहा जा रहा है। जो प्रति सेकंड यानी कि जो समय होगा वह आवर्तकाल कहलाएगा ना। उसके बाद देख सकते हैं, यदि कंपन का आयाम अधिक होता है तो ध्वनि मंद होती है, यह गलत है। यदि कंपन का आयाम अधिक होता है तो ध्वनि क्या होती है? मंद नहीं, तीव्र होती है। अगला देखेंगे तो मानव कानों के लिए श्रव्यता का जो परास है वो 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है, यह सही है। यहाँ पर कंपन की आवृत्ति कितनी कम होगी, जितनी कम होगी तारत उसका उतना ही अधिक होगा, यानी कि आवृत्ति जितनी अधिक होगी उसका जो तारत उतना भी अधिक होगा। यहाँ पर देखेंगे इस बात को लिखा गया है, तो यह जो है कि उल्टा लिखा गया है, तो यह गलत है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर वांछित या फिर अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? वांछित या फिर अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, तो यह गलत है। संगीत नहीं कहते हैं, शोर कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण आसक्ता उत्पन्न कर सकता है। ध्वनि जो प्रदूषण है आंशिक श्रवण आसक्ता यानी बीमारी उत्पन्न कर सकता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको देख लेते हैं कि किसी वस्तु या एक दोलन को पूरा करने के लिए गए समय यानी कि पूरा करने के लिए लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित होती है। अगला है आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। वांछित ध्वनि को शोर कहते हैं, अवांछित ध्वनि को क्या कहते हैं? तो शोर कहते हैं। नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की आवृत्ति से निर्धारित होती है। ध्वनि की जो तीक्ष्णता होती है वह कंपनों की आवृत्ति से निर्धारित होती है, ध्यान रखेंगे। अगला जो फैक्ट है यहाँ पर देखेंगे, जो शुरू में आप क्वेश्चन देखे थे उसका आंसर भी यहाँ पर देख लेते हैं कि 1 दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है और इसका आवर्तकाल एवं आवृत्ति निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आवृत्ति बराबर हम जानते हैं क्या होता है, तो आवृत्ति बराबर क्या होता है? तो दोलन की संख्या बटा कितना हो जाता है? तो दोलनों द्वारा लिया गया समय, तो समय नीचे में कितना कुल समय है 4 सेकंड, यहाँ पर दोलन की संख्या 40 बार है, तो 40/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 40/4, तो यानी कितना हो जाएगा? इसको काट देंगे यहाँ से, तो ये बच जाएगा 10, तो 10 हर्ज हो जाएगा हमारा आवृत्ति कितना हो जाएगा? 10 हर्ज। और आवर्तकाल बराबर होता है आवृत्ति बट्टे 1/आवृत्ति होता है, यानी 1/आवृत्ति होता है। तो आवर्तकाल बराबर क्या होता है? तो 1/आवृत्ति होता है। तो आवृत्ति हमारा कितना है? 10 हर्ज है, तो 1/10 डालेंगे, इसको जो आवर्तकाल हो जाएगा हमारा सेकंड हो जाएगा। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.01 सेकंड हो जाएगा इसका आवर्तकाल। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको इस तरीके से हम बना सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तो पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं, उसको हम देखेंगे यहाँ से, तो इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा। उसके बाद देख सकते हैं इसको हम देख लेते हैं यहाँ से,
तो क्या है इसका आंसर, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, यानी कि 500 कंपन प्रति सेकंड जो कर रहा है, यानी एक सेकंड में 500 बार पंख को फरफरा रहा है, कंपन कर रहा है। तो किस तरीके से होगा, तो 500 कंपन द्वारा लिया गया समय कितना है, तो हमारा 1 सेकंड है, ठीक है। लिया गया समय कितना है, तो 1 सेकंड है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि एक कंपन में कितना होगा, एक कंपन में लिया गया समय कितना होगा, 1/500 होगा। इस प्रकार से हम इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.002 सेकंड आ जाएगा। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आवर्त काल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस दोनों क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और इस प्रकार से जब आप क्वेश्चन पूछा जाए तो निश्चित रूप से आप बना सकते हैं इसको। फिलहाल इस वीडियो में आप जान पाए सभी क्वेश्चन को लेकर के और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको 14 नंबर चैप्टर के बारे में बताऊंगा। फिलहाल अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करके शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।